Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about mitochondria. Mitochondria यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो मैक्सिमम अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया ही सप्लाई करता है। इसके अलावा देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर उसका स्ट्रक्चर, जैसे कि ये एक बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनेली होती है, तो इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए नेकेड आई से इसका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझा नहीं जा सकता, तो माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन, लाइट। तो अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर इसको देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ हमें वेसिकल्स, रॉड और फिलामेंट्स टाइप शो होता है। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप की मॉर्फोलॉजी हमें शो होती है। इनका शेप, स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर और नंबर जो है वो वेरी करता है। और इन माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसमें 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्डिंग्स बनाती है, इनर चैनल बनाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। ये जो इनफोल्ड्स होते हैं, जो अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस बनाते हैं, इसको क्रिस्टाई कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेल की बाकी मेम्ब्रेन से मिलता जुलता होता है और जब इसकी डिटेल स्टडी की जाए तो उससे पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम और डीएनए की प्रेजेंस इस बात का सबूत देती है कि प्रोटीन सिंथेसिस भी इसके अंदर होती होगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम और डीएनए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर राइबोसोम और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करती है, एनर्जी फॉर्मेशन भी करती है और साइड बाय साइड ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स के जैसे सेल का बाकी का सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उन्होंने डिवाइड करना होता है तो वो न्यूक्लियस पे या फिर जेनेटिक मटीरियल पे डिपेंड करती हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा तो वो डिवाइड करेंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ जब भी सेल को ज़रूरत होती है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उस हिसाब से रेप्लिकेट होती है और सेल की एनर्जी नीड्स को पूरा करती है। क्रिस्टाई की जो इनर स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल का जो मैट्रिक्स होता है, उसके ऊपर स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। F1 पार्टिकल्स नेक्स्ट डायग्राम में दिखाए भी गए हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ दिखाई गई है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर साइड बाय साइड बहुत से एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत सी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनमें हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि क्रेब्स साइकिल है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। ये सारी वो प्रोसेसेस हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और इन सब के लिए, इन सब को कंप्लीट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प आउट करता है। इन सारी प्रोसेसेस की वजह से फूड में जितनी भी एनर्जी होती है, वो ऑर्गेनिक फूड से वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है और एटीपी जो है वो बॉडी में फिर यूज़ होती है। जहाँ कहीं पर भी बॉडी में ज़रूरत होती है वहाँ पर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ हो जाती है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है वो एनर्जी की करेंसी है बॉडी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर जो है वो सेल टू सेल वेरी करता है, डिपेंड करता है किसी सेल को एनर्जी की कितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, उसकी शेप, उसका साइज जो है वो वेरी करता है। ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, आउटर कैसी होती है, इनर कंपार्टमेंट किस तरह का होता है, किस तरह पे प्रोजेक्शंस बनती हैं, किस तरह से ये F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर प्रॉपर दिखाया गया है कि आउटर कंपार्टमेंट कैसे होता है, इनर कैसा होता है, F1 पार्टिकल्स कहाँ पर लगे हुए होते हैं, किस जगह को मैट्रिक्स कहा जाता है, किस जगह को क्रिस्टाई कहा जाता है। तो ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फूड के अंदर से या जहाँ से भी सेल के अंदर एनर्जी आ रही हो उसको लेता है और उसको कन्वर्ट करता है एटीपी के अंदर। इस तरह से सेल की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको पूरा करता है। इसके अलावा एडीपी की फॉर्म में भी जो एनर्जी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफ़र करके सेल के लिए
यूज़ के काबिल बनाता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ कहीं से भी एनर्जी हो उसको प्रॉपर एनर्जी की फॉर्म में लाकर बॉडी जिस फॉर्म में यूज़ कर सकती है मीन्स एटीपी की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देती है और फिर बॉडी की एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं। प्लास्टिड्स बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और प्लास्टिड्स बेसिकली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनकी 3 टाइप्स हैं जो कि आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अगर देखें बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होते क्या हैं तो फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है और ये वो पिगमेंट होता है जो कि सेल की या प्लांट सेल्स की हेल्प करता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके और फिर उसके ज़रिए से प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बना सकें। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये ऑर्गेनेली है। इस ऑर्गेनेली के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल हेल्प आउट करता है कि प्लांट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और फूड बना सके। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप के साथ मिलता जुलता होता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। तो मेन डिफरेंस क्लोरोफिल का और हीमोग्लोबिन का ये होता है कि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जबकि हीम के सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है। इस एक डिफरेंस के अलावा इनका स्ट्रक्चर जो है वो मिलता जुलता होता है। तो इस पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इनके स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और आयरन के सेंटर में सेंट्रल एटम जो आयरन जो होता है वो हीम का सेंट्रल एटम है। इसके अलावा आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो इसके अंदर से क्लोरोप्लास्ट के बारे में आ सकता है और इनका मेन डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर शेप और साइज में वेरी करते हैं। इनका डायामीटर जो होता है वो 4 से लेके 6 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाए तो नज़र आता है कि ये एक हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ग्रेना कहा जाता है, जो कि मैट्रिक्स में एक दूसरे के ऊपर एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स के एक जो है वो दूसरे के ऊपर दूसरा तीसरे के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर इसके स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो इसके 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो विजिबल होते हैं। एक इन्वेलप, दूसरा स्ट्रोमा, तीसरा थाइलाकॉइड। इन्वेलप जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रोमा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का मैक्सिमम वॉल्यूम कवर करता है। स्ट्रोमा वो फ्लूइड होता है जो थाइलाकॉइड के आसपास प्रेजेंट होता है। इसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का वो पार्ट होता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है। थाइलाकॉइड इस तरह की वेसिकल्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं और उनकी अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ग्रेना कहा जाता है और ग्रेना जो है वो एक दूसरे से जिस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं उसको इंटरग्रेना कहा जाता है। और अगर ग्रेनम को देखा जाए तो ग्रेनम क्या स्ट्रक्चर है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर जब जुड़ते हैं तो थाइलाकॉइड के जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ग्रेनम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, ये थाइलाकॉइड जो है ये एक दूसरे के ऊपर कॉइन, जैसे आपके पास अगर सिक्के हों, पैसे हों, आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ, इन द सेम वे इसके अंदर थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर सिक्कों की तरह जुड़ते जाते हैं। इनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ग्रेनम कहते हैं और ग्रेनम जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू वो जुड़े होते हैं उसको इंटरग्रेनम कहा जाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये इनर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ग्रेना की मेम्ब्रेन वो जगह होती है जहाँ पर सनलाइट ट्रैप की जाती है और उसके बाद वहीं पर एटीपी की फॉर्मेशन भी होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होती हैं ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट क्या चीज़ है? ये प्लांट का वो पार्ट होते हैं जो प्लांट को ग्रीन के अलावा बाकी जो कलर्स होते हैं वो देते हैं। जैसे ग्रीन तो हो जाता है लीव्स का कलर, उसके बाद आ जाता है फ्रूट्स का कलर, सीड्स का फ्रूट्स का कलर, डिफरेंट फ्लावर्स का कलर, अलग अलग तरह के आपको रंगों के फूल और फल नज़र आते हैं।
तो पेटल्स के अंदर और जो राइपन फ्रूट का मतलब है पके हुए फ्रूट का जो कलर होता है, और जो पत्तियों का, फूलों की पत्तियों का कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट का दिया हुआ होता है। और ये कलर इस वजह से होता है ताकि तरह तरह के इंसेक्ट्स और जानवर जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, कलर्स की तरफ, और फिर वो उनके ज़रिए से पोलिनेशन और सीड्स वगैरह डिस्पर्स हो सकें। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो इस सब में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर हो सकती है, ट्यूबुलर हो सकती है, और भी बहुत सी शेप्स हो सकती हैं। इसके अलावा ये प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे प्लांट के कुछ ऐसी सब्जियां वगैरह होती हैं जो प्लांट के लोअर पार्ट, ज़मीन से नीचे होती हैं, और ज़मीन के नीचे जो है वो फूड की फॉर्म में स्टोर हुई भी होती हैं। तो जो वो ये अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं उनके अंदर, जिनके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है, उनको वो जो है उनके अंदर हेल्प आउट जो करता है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। जैसे अक्सर आप देखते हो कि मूली वगैरह है वो ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं, तो वो क्या है, वो अंडरग्राउंड फ्रूट होता है, अंडरग्राउंड वेजिटेबल होती है, अंडरग्राउंड स्टोर्ड फूड होता है। तो इस तरह से जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जिनके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है, ल्यूकोप्लास्ट उसमें हेल्प आउट करता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि इन जो टॉपिक आपने अभी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पढ़े हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। सबसे पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन आ सकती है, तो आपने यहाँ से बताना है दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सेल। दे आर ऑल्सो नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल। आप ये इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें आप यहाँ से बताएंगे अंडर आ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ से बताएंगे। और इसके अलावा आप इसके स्ट्रक्चर को यहाँ तक एज वेल एज राइबोसोम्स तक बताएंगे। उसमें आप बताएंगे कि इसके मेम्ब्रेन कैसी होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, आउटर कैसी होती है, इनर कैसी होती है। आपको क्रिस्टाई पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप उसमें यहाँ से बताएंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि इनका शेप और इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी करता है। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर स्मूथ होती है, इनर जो होती है वो इनफोल्डिंग बनाती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल कॉन्टेक्स कहते हैं। और ये जो इनफोल्डिंग होती हैं ये क्रिस्टाई होती हैं। तो ऑल दो से लेके क्रिस्टाई तक आप क्रिस्टाई की डेफिनेशन लिखेंगे। स्ट्रक्चर आता है तो वो आप अंडर से लेके एज वेल एज राइबोसोम तक लिखेंगे। इसके अलावा आप इसके फंक्शन में बता सकते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प आउट करता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ये भी आप बता सकते हैं। F1 पार्टिकल्स जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। इनके अंदर एटीपेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, और एटीपी एंजाइम जो है वो फिर एटीपी सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। तो अगर F1 पार्टिकल का आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने द इनर से लेके F1 पार्टिकल्स तक लिखना है, और साथ में आप बताएंगे कि ये एटीपी सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो उसमें आपने ये सारा बताना है कि इसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारा आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके अलावा आपने बताना है कि एटीपी सिंथेसिस भी इसके अंदर होती है, और ये सेल की, और अगर पूछा जाए कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये साइज़ कैसा है, तो जहाँ पर आप स्ट्रक्चर लिखोगे वहाँ पर आप इसके साइज़ और नंबर के बारे में भी लिखोगे कि सेल की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसका नंबर जो है वो शेप वेरी करती है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसको फिर आप यहाँ से स्टार्टिंग से लिखना शुरू करेंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, यहाँ से लेके यहाँ पर लिखोगे एनर्जी टू द सेल। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप नीचे यहाँ से लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी, और यहाँ से यहाँ सेल तक लिखेंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्लास्टिड्स के बारे में आता है। अगर प्लास्टिड्स की डेफिनेशन 2 मार्क्स की आपको आ जाती है तो ये डेफिनेशन आप लिखेंगे। साथ में आप बताएंगे इसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं, और टाइप्स के नेम्स आप लिख देंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। अगर इस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की अगर आपको 2 नंबर की डेफिनेशन आती है, तो इन से लेके मैन्युफैक्चर फूड तक आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज रिजेम्बलेंस बिटवीन, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। तो आप उसमें बताओगे कि हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप के सेंटर में आयरन प्रेजेंट होता है, जबकि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, और ये इनका बेसिक डिफरेंस है।
नेक्स्ट आ जाता है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो आप उसमें ये इसका स्ट्रक्चर में ये सारा लिखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का शेप और साइज कैसा होता है, उसका डायमीटर कैसे होता है, और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर उसका कैसा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा है, उसके बाद इसका इन्वेलप कैसा होता है, स्ट्रोमा क्या चीज़ है, यहाँ से बताओगे। स्ट्रोमा कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा इज, ये आप लिखोगे, फ्लूइड विच सराउंड्स द थाइलाकॉइड्स, ये बताओगे। इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर जो है वो बहुत सी प्रोटीन, राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, ये भी बताएंगे। इसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट का वो पार्ट होता है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जाती है शुगर्स बनाने के लिए, ये भी आप बताएंगे। कुछ प्रोटीन्स भी इस पार्ट के अंदर बनती हैं, ये भी बताएंगे। ये सारा स्ट्रोमा की डेफिनेशन में आएगा। उसके बाद आ जाता है थाइलाकॉइड के थाइलाकॉइड क्या चीज़ है। यहाँ से आप थाइलाकॉइड की डेफिनेशन लिखेंगे, जहाँ लिखा हुआ है थाइलाकॉइड्स आर फ्लैटेंड वेजिकल, ये सारा आप थाइलाकॉइड की डेफिनेशन में लिखेंगे। थाइलाकॉइड की डेफिनेशन में थाइलाकॉइड से लेके इंटरग्रेना तक आप पहले लिखेंगे। उसके बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे, ऑन अ एवरेज देयर आर 50 और मोर थाइलाकॉइड पाइल टू फॉर्म अ ग्रेनम। इतना आप लिखेंगे थाइलाकॉइड की डेफिनेशन, पहले इंटरग्रेना तक, उसके बाद फिर ऑन द एवरेज से लेके ग्रेनम तक। ग्रेनम की डेफिनेशन आती है आ ग्रेनम से लेके लाइक कॉइन्स तक, इसकी डेफिनेशन है ग्रेनम की। उसके बाद आ जाता है आपका कि वाई ग्रेनम अपेयर्स टू बी ग्रीन, ग्रेनम ग्रीन कलर का क्यों होता है, तो उसका यहाँ से आप लिखेंगे आंसर, ऑन द लेयर ऑफ थाइलाकॉइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एंड दैट इज वाई ग्रेनम अपेयर्स टू बी ग्रीन। नेक्स्ट आ जाती है इंटरग्रेनम की डेफिनेशन, तो ईच से लेके इंटरग्रेनम तक जो है वो डेफिनेशन जो है वो इंटरग्रेनम की है। उसके बाद आ जाती है, आप ये भी बताएंगे ग्रेनम की डेफिनेशन में कि ग्रेनम जो है वो साइट होती है, उसकी मेम्ब्रेन वो जगह होती है जहाँ पर एनर्जी ट्रैप की जाती है, सनलाइट एनर्जी ट्रैप होती है और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। साथ में अगर क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन आती है तो उसमें आप ये लाइन भी ऐड करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्रोमोप्लास्ट की आती है, इसकी ये 2 लाइन्स हैं, ये आपने लिखनी है। ल्यूकोप्लास्ट की आती है तो इसमें भी ये 2 लाइन्स आपने लिखनी है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली न्यूक्लियस है और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। ये चैप्टर इन ऑर्गेनेलीज के बाद आपका अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको प्रोटोक्टिस्टा भी कहा जाता है। इस चैप्टर में आपने फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज भी आपने इसका करना है, ये टेबल भी करना है, ये वाला पेज भी करना है। उसके बाद पेज नंबर 102 भी आपने करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 103 में आपने यहाँ तक करना है और फोरामिनीफेरन्स और एक्टिनोपोड्स को आप कट कर देंगे, ये कट करेंगे आप। इसके बाद एपी कम्प्लेक्सन्स भी आप कट करेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे एल्गी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यहाँ से आप करेंगे, ये इंक्लूड करना है, ये टेबल भी इंक्लूड करना है आपने। यहाँ पर यहाँ तक आप यूग्लिनॉइड्स तक करेंगे। उसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स आप फिर से कट करेंगे, ये कट कर देना है। डायटम्स भी कट करना है। ब्राउन एल्गी से पहले कट करना है, फिर ब्राउन एल्गी से आगे इंक्लूड करना है। ये ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी ये करना है आपने। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी भी करना है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी करने हैं। स्लाइम मोल्ड्स और मिक्सोमाइकोटा भी करना है। इसके बाद आपने वाटर मोल्ड्स और ओमाइकोट्स भी इंक्लूड करना है और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर से कम ही टॉपिक्स हैं जो कि छोड़ने हैं, मैक्सिमम ये चैप्टर जो है वो हम लोगों ने पढ़ना है। यहाँ से किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनकी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि वो बाकी चारों किंगडम में से किसी के साथ मैच नहीं करते। यही रीज़न होती है कि इनको अलग से प्लेस किया गया है और इनकी बॉडी फॉर्म, इनका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका लाइफस्टाइल जो है वो बेसिकली बहुत डिफ़िकल्टी पैदा करता है कि इनको प्रॉपरली करेक्टराइज किया जाए। इसी वजह से इनको एक सेपरेट किंगडम के अंदर रख दिया गया है। इसके अंदर ज़्यादातर जो हैं वो इक्वेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं और ये प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं, प्रोकैरियोट से निकले हैं।
इनकी कैरेक्टरिस्टिक इतनी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं कि इनको चारों किंगडम से अलहदा रखा गया है, और इनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की जाए तो पता चलता है बाकी चारों के चारों किंगडम, बाकी जितने भी किंगडम्स हैं वो प्रोटिस्टा से ही अराइज हुए हैं, चाहे वो प्लांटी है, फंजाई है, एनिमिलिया है, जितने भी किंगडम हैं वो सारे के सारे अल्टीमेटली प्रोकैरियोट से ही, प्रोटिस्ट से ही निकले हैं। तो इनके बारे में डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप ये टॉपिक्स पढ़िएगा, इसमें से जो समझ नहीं आए वो फिर हम मीटिंग में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।